नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात राजधानी देहरादून की कर लेते हैं। बारिश के चलते लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी हुई है। देर रात चमोली में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। भारी बारिश के चलते सड़कें इस दौरान बंद हो गई हैं। प्रदेश में रोजाना 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो रही है। इस दौरान मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट प्रदेश भर के लिए जारी किया है। तो उत्तर भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है। झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य होने के कारण पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के चलते अब लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी हुई है। देर रात इसी दौरान चमोली में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोमती बैराज की। ये तस्वीरें, नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। ऐसे में आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी मंडराया हुआ है। देर रात इस दौरान चमोली में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। भारी बारिश के चलते सड़कें जो है, कई सारी सड़कें बंद हो गई हैं। तो झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि अब बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिस वजह से जो कई सारे क्षेत्र हैं वो जलमग्न इस वक्त हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सड़कें जो है बंद हो गई हैं। ज्यादा सड़कें बंद हो रही हैं और मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट इस दौरान जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश का सितम लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। लैंडस्लाइड होने से, पहाड़ों से मलबा गिरने से और बोल्डर गिरने से कई सारे जो सड़क मार्ग हैं वो बंद हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर होने से जो आसपास के क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए हैं। तो किस तरह से उत्तराखंड में आलम क्या कुछ है, किस तरह से स्थिति है, किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं। कोटद्वार से हमारे साथ अंजना गोयल जुड़ गई है, वहीं हरिद्वार से हमारे साथ विकास चौहान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंजना, आपके पास आऊंगी। कोटद्वार की बात करें, बीते दिनों हमने खबर भी पड़ी थी जिस तरह से झमाझम बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। वहीं उसके बाद बारिश की वजह से भूस्खलन भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे जो सड़क मार्ग है वो बंद हो गए हैं। अभी की स्थिति की बात करें, क्या कुछ स्थिति? ठीक है, अंजना के साथ कुछ टेक्निकल एरर है। एक बार विकास चौहान का रुख कर लेते हैं। विकास चौहान हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। विकास, हरिद्वार की बात करें, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? हरिद्वार की बात करें तो इस मौसम में, हालांकि कल से यहाँ पर अभी बारिश नहीं है, लेकिन बादल लगातार यहाँ पर आसमान में बने हुए हैं, घने बादल हैं। लेकिन उसके बीच कल से यहाँ पर कोई अभी बारिश नहीं है, जिस कारण से जो उमस की स्थिति है उससे लोग यहाँ पर परेशान है। हालांकि जिस तरह से गढ़वाल के क्षेत्र में पूरे में जिस तरह से तेज वर्षा हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं जिस तरह चारधाम यात्रा को आज फिर से एक बार रोका गया है। सभी को ये हिदायत दी गई है, ये सुझाव दिया गया है जो जहाँ पर है वो वहीं अभी स्टे करे, ताकि मौसम साफ होने के बाद ही वो आगे जाएं। साथ ही साथ अगर हम एक बात करें कि हरिद्वार की, तो हरिद्वार में एक थोड़ी सी राहत देने वाली खबर यह है कि गंगा का जो जल स्तर कल चेतावनी स्तर के पास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो आज यहाँ पर सुबह थोड़ा कम हुआ है। इस राहत की थोड़ी सांस जरूर जिला प्रशासन ने ली होगी, क्योंकि अगर वो लगातार इस तरह पे बढ़ता जाता है और चेतावनी स्तर पर पार करता, तो कहीं ना कहीं निचले जो क्षेत्र हैं, लक्सर का सागर का जो क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी देखने को जरूर मिलती। हालांकि अभी राहत की सांस जरूरी इस बात से ली होगी कि गंगा का स्तर थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे क्षेत्र की, तो उमस से काफी लोग यहाँ पर बेहाल हैं।
क्योंकि हालांकि बादल लगातार बिल्कुल, बने यानी हैं। बारिश के सितम के बीच हालांकि अभी हरिद्वार में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उमस से जो है लोग अभी भी परेशान है। विकास, आऊंगी आपके पास वापस। अंजना हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अंजना, कोटद्वार की बात करें, कैसी कुछ स्थिति वहां पर? अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पहाड़ों को जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड कभी भी हो जाता है, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं। वही अगर कोटद्वार की हम बात करते हैं तो बहुत से जो 2017 की आपदा आई थी उसकी काम भी आज तक नहीं हो पाए हैं। लगातार उन लोगों के द्वारा प्रशासन की गुहार लगाई जा रही है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन 7 साल बीत गए उसके बाद भी अभी तक काम करवाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, यानी प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। हल्द्वानी में क्या कुछ स्थिति है, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अमित चौधरी, माफी चाहूंगी, अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कुमाऊं में क्योंकि बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और लगातार कुमाऊं के क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से बारिश हो रही है। अभी की अगर स्थिति की बात करें, कैसी स्थिति, क्योंकि हल्द्वानी जो है मैदानी क्षेत्र है, वहां पर काफी जल्दी अगर बारिश हो तो फिर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही नैनीताल से ऊपर का जो रूट है वहां पर भी कई जगह पर मार्ग जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। तो अभी की स्थिति की बात करें, क्या कुछ स्थिति अमित? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो लगातार मौसम लगातार कुमाऊं की अगर 6 जुलाई की बात करें तो लगातार यहाँ 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मानसून के शुरुआती दौर के बाद अगर बात की जाए तो अब ये जो बारिश है ये बेहद ही आप लोगों को डराने इससे लगी कि 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और हल्द्वानी क्योंकि केंद्र है कुमाऊं का मुख्य द्वार है, तो उसके तहत यहाँ से पहाड़ के इलाके जो भी है तो यहाँ से लैंडस्लाइड वगैरह जो हो रही है तो उसकी वजह से मार्ग बाधित है। करीब अभी अगर बात की जाए तो नैनीताल जिले में ही करीब 30 से ज्यादा सड़कें जो है वो अभी बाधित है। और अगर यहाँ बात की जाए तो लगातार बारिश से यहाँ पर जो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। हालात इतनी ज्यादा खराब है कि लोग तैयारी करके भी घर से निकल रहे हैं, रोड को रेनकोट पहन के निकल रहे हैं, सादे लेके भी निकल रहे हैं। तो तेज हवाएं हैं तो लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना है। और जल भराव की अगर बात करें तो लगातार बारिश के चलते जल भराव है, लोगों को दिक्कतें इसलिए हो रही है क्योंकि जो मार्ग है मार्गों में क्योंकि पानी लवाना भर चुका है, जहाँ पर गड्ढा है जहाँ पर नहीं है इसकी यहाँ पर जानकारी उनको नहीं मिल पा रही। इससे दुर्घटना होने का भी खतरा है, तो इसलिए लोग बहुत ही एहतियात के तौर पर यहाँ पर निकल रहे हैं। प्रशासन खुद यहाँ पर एहतियात बरतने के निर्देश लगातार दे रहा है। और बिल्कुल, यानी प्रशासन की तरफ से तैयारियां हालांकि यहाँ पर बारिश को देखते हुए, मानसून को देखते हुए कर ली गई है। आगे किस तरह से तैयारियां रहती हैं उसको लेकर आपसे जानकारी लेंगे। एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, क्योंकि हरिद्वार भी मैदानी क्षेत्र है और हालांकि अभी सिर्फ मानसून की महज शुरुआत हुई है, जिस तरह से आपने भी कहा कि फिलहाल जो गंगा है वो खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन आगे जो है प्रशासन की किस तरह से तैयारियां, मैनेजमेंट की किस तरह से तैयारियां, और क्योंकि मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार, बारिश होती है तो कई ज्यादा यही देखने को मिलता है कि जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है, नदी नाले तो उफान पर रहते ही है। ऐसे में प्रशासन आगे मॉनसून को कैसे मैनेज करेगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां विकास? अभी कल से यहाँ पर बारिश नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर पहाड़ों पे लगातार वर्षा होती है तो उसका सीधा असर हरिद्वार के जो निचले ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। क्योंकि गंगा अगर चेतावनी स्तर या उससे ऊपर जाती है तो निचले जो स्थान है वहां पर बाढ़ की स्थिति हर बार पैदा हो जाती है। और हमने जिस तरह से पहले भी बताया है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कटाव की स्थिति पिछली बरसात में यहाँ पर देखने को मिली थी, जहां पर तटबंध बनने बेहद जरूरी थे, लेकिन वो तटबंध अभी तक नहीं बने हैं। हालांकि प्रशासन ने जरूर ये कहा है कि उनका मैनेजमेंट जल्दी हो जाएगा, उनको व्यवस्थाएं जल्दी हो जाएंगी, उनको तटबंध वहां पे बनाने की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब मानसून शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनकी व्यवस्था यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं खतरे की जद में कुछ गांव जरूर यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर वर्षा लगातार अगर होती है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो कुछ गांव जो हैं वो खतरे की जद में जरूर आएंगे। उनको किस तरह से मैनेज करेंगे जिला प्रशासन, वो देखने वाली बात रहेगी। क्या उन गांव को कहीं और फौरी तौर पर शिफ्ट किया जाएगा, ये जरूरी रहेगा। वहीं अगर हम बात करें शहर की, तो शहर में भी जो नाले हैं उनकी सफाई देरी से शुरू हुई, जिस कारण से जगह जगह फिर से एक बार जो एक दिन पहले अगर हम वर्षा की बात करें तो वो उस वर्षा के कारण कहीं ना कहीं जाम जो जगह जगह जाम की स्थिति हुई, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ था। हर जो अंडरपास अगर कोई है तो वहां पे पानी था, अगर कोई चौराया है वहां पर पानी था, जगह जगह देखने को मिला। हालांकि लगातार बार बार यही कहा गया कि तैयारियां की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद
कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर तैयारियों को बिल्कुल, यानी एक तरफ जहां ये बारिश जो है वो राहत बनकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ अब लोगों के लिए आफत भी बनती हुई नजर आ रही है और प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि आगे किस तरह से प्रशासन जो है मॉनसून को मैनेज करता है उस पर सभी की निगाहें। अंजना का एक बार रुक कर लेती हूँ। अंजना, जिस तरह से कोटद्वार की बात करें, क्योंकि बारिश जब भी आती है या फिर जब भी मॉनसून का सीजन उत्तराखंड में आता है तो हमेशा भूस्खलन या लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ी चुनौती रहता है। पहाड़ों पर खासकर ये परेशानी होती है कि बारिश थोड़ी सी हुई, लैंडस्लाइड हुई और उसके बाद बड़े बड़े बोल्डर या जो मलबा है वो सड़कों पर गिरकर रोड्स जैम हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की किस तरह से वहां पर तैयारियां और आगे जो है लोगों को परेशानी ना हो, इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा? आपको बताऊं, जिस तरह से आपको पहले भी मैंने बताया था कि पौड़ी और कोटद्वार को जाने वाला एकमात्र रास्ता है, वहाँ के बीच में दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में रास्ता पड़ता है जो कि 5 मील के नाम से जाना जाता है। वहाँ थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है और घंटों यातायात बाधित हो जाता है। हालांकि एनएच पूरी कड़ी मशक्कत के बाद उसको खोलने में कामयाबी पा लेता है, लेकिन लगातार वहाँ पर इस तरह की लैंडस्लाइड होने के वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन बन चुका है और कई बार वहाँ पर हर साल हमने देखा है कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन प्रशासन इन सब चीजों को अनदेखा कर देता है। अगर भविष्य में कभी इस तरह की कोई भी चीजें देखी जाए भविष्य के लिए या वहाँ पर किसी पुल की व्यवस्था की जाए तो शायद हो सकता है इस तरह से जो घटनाएं होती है उनसे बचा जा सके। बिल्कुल अंजना, यानी अभी तो महज ये मॉनसून की बस शुरुआत है, इसके बाद एक लंबा समय और हालांकि तब प्रशासन की तरफ से जो तमाम दावे किए जा रहे हैं तैयारियों के, वो कितना सफल साबित होते हैं, कितने सटीक साबित होते हैं, कितना सही साबित होते हैं, उस पर सभी की निगाहें। अंजना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। विकास, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब मॉनसून की कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश का सितम लगातार जारी है। खटीमा में आसमानी आफत अपना कहर बरपा रही है। आलम यह है कि खटीमा में बाढ़ जैसे हालात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खटीमा की तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालत आप देख सकते हैं, झमाझम बारिश लगातार खटीमा में जारी है। वहीं आलम यह है कि अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। झमाझम बारिश से सभी नदी नाले उफान पर है। एंठा और खकरा नाला उफान पर होने से इस्लाम नगर गौटिया इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। मुख्य बाजार में भी सभी सड़कों पर पानी भर गया है। कई घरों में भी पानी घुस गया है। मुख्य हाईवे भी पानी से लबालब चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खटीमा क्षेत्र में अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। सीएम धामी ने इस दौरान ट्वीट कर बारिश से अलर्ट रहने की लोगों को चेतावनी दी है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। चारधाम यात्रा पर इस दौरान ब्रेक लग गया है। सुरक्षा के चलते यात्रा पर रोक लगाई गई है। यात्रियों से यात्रा ना करने की अपील की गई है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते यात्रा पर ब्रेक लगा है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक दे चुका है। झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। बारिश अपना कहर भी बरपा रही है। वहीं चारधाम यात्रा पर इस दौरान प्रशासन ने ब्रेक लगाया है। सुरक्षा के चलते यात्रा पर रोक लगाई गई है। यात्रियों से यात्रा ना करने की अपील की है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते यात्रा पर यह ब्रेक लगा है। खबर गोपेश्वर से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले। सीएम सुबह की सैर के दौरान स्थानीय लोगों से मिले और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने फीडबैक लिया। बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रकला तिवारी के आवास पहुंचकर उनके परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात भी की और उनका हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में उपचुनाव के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिनों तक चमोली दौरे पर हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार नजर आते हैं। इस दौरान चमोली के 3 दिवसीय दौरे पर थे। मॉर्निंग वॉक के दौरान वो बाहर निकले, लोगों से बातचीत की, आम जनता के पास पहुंचे और जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने फीडबैक भी लिया। वहीं 10 जुलाई को 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। बद्रीनाथ विधानसभा में आज
प्रचार प्रसार थम जाएगा। दूरस्थ इलाकों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। 10 जुलाई को मतदान होना है। तो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट शामिल है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। तो जो मंगलौर सीट है वो बसपा विधायक के निधन के बाद खाली हुई है। ऐसे में उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। ऐसे में तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से पूरी हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 17 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। 10 जुलाई को मतदान होना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। प्रशासन की तरफ से वोटिंग को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 10 जुलाई को वोटिंग है। और ऐसे में आज प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। यानी दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। 10 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 17 पोलिंग पार्टियां दुरुस्त क्षेत्रों के लिए रवाना हुई। तो बद्रीनाथ और मंगलौर ये 2 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। उत्तराखंड की 2 सीटें जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट शामिल है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट कांग्रेस से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने इस्तीफा देकर, हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें फिर से यहां पर फील्ड किया है। वहीं दूसरी तरफ मंगलौर सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई। तो इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। हलचल पूरी तरह से तेज है। वहीं दूसरी तरफ पोलिंग पार्टियां भी आज रवाना हो गई दुरुस्त क्षेत्रों के लिए। प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता दीपक शाह का। दीपक, जिस तरह से उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटों पर उपचुनाव है, 10 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? जो वर्तमान विधायक थे, ठीक है, शायद संपर्क टूट गया दीपक के साथ। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि दोनों सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर, काफी कड़ा मुकाबला दोनों सीटों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लखपत सिंह बुटोला को अपना प्रत्याशी बनाया है। बद्रीनाथ सीट इससे पहले कांग्रेस के पास थी, हालांकि राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद और उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद अब यहां उपचुनाव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंगलौर सीट एक ऐसी सीट है जहां आज तक बीजेपी कमल नहीं खिला पाई है। इससे पहले भी मंगलौर सीट पर बसपा विधायक विराजमान थे। ऐसे में दोनों ही सीटों पर सबकी निगाहें हैं। मंगलौर सीट की बात करें तो बीजेपी ने अब की बार करतार सिंह भडाना को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। पूरी तरह से बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। तो दोनों सीटों पर हलचल पूरी तरह से तेज है, जहां बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि दोनों सीटों पर कमल खिलाया जा सके। मंगलौर सीट पर कमल खिलाकर इतिहास बदला जा सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश होगी कि अपने जो लोकसभा चुनाव के दौरान बेकार प्रदर्शन रहा, उस प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, विकास चौहान हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं, वहीं दीपक शाह हमारे साथ चमोली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आऊंगी। मंगलौर सीट की बात करें, काफी चर्चाओं में यह सीट इसलिए भी क्योंकि आज तक बीजेपी कभी यहां कमल नहीं खिला पाई। हालांकि
अब की बार बीजेपी ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस ने यहां पर अपना कैंडिडेट उतारा है, साथ ही बसपा। तो पूरी तरह से मंगलौर का जो रण है वो त्रिकोणीय है। कैसी हलचल देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मंगलौर का जो रण है बिल्कुल आपके कहे अनुसार बिल्कुल त्रिकोणीय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि सीधी सीधी जो टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय हैं और पिछली बार एक बार विधायक भी रहे हैं, और अगर हम उनके पूरे इतिहास की बात करें, क्योंकि उनके परिवार कहीं ना कहीं जो राजनीति से जुड़ा है और इस मंगलौर सीट से वो लगातार उनका परिवार जीतता चला आया है। हालांकि एक पिछली बार जरूर बसपा के हाथ में ये सीट गई थी, लेकिन लगातार उनके परिवार के हाथ में ही ये सीट रही है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें, जिस तरह से करतार सिंह भडाना को यहाँ पर उतारा गया है, और पूरी जिस तरह से अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ने भी इसकी कमान संभाली और मंगलौर विधानसभा में बिल्कुल एक जमकर यहाँ पर प्रचार भाजपा ने किया। तो कह सकते हैं भाजपा और कांग्रेस में सीधी सीधी यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। अब क्योंकि अगर हम पूरे इतिहास की, अगर उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो जब भी अगर कोई उपचुनाव होता है तो उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वही यहाँ पर जीतती हुई हर बार दिखाई दी है। हालांकि जिस तरह से 15 बार में से 14 बार जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो यहाँ पर जीती है उत्तराखंड में। तो एक बार फिर से यही माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं विकास, जैसे आपने कहा मंगलौर में जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच है। वहीं बसपा, क्योंकि इससे पहले ये जो सीट थी मंगलौर की वो बसपा के खाते में गई थी, अब की बार सरवत करीम अंसारी के बेटे को ही बसपा ने टिकट दिया है। तो बीएसपी यहाँ पर किसका खेल बना सकती है या बिगाड़ सकती है? देखिए, जिस तरह से बसपा एक बार फिर से प्रयास कर रही है कि उसकी जो सीट है वो एक बार पूरा प्राप्त करे, क्योंकि अब उनके सरवत करीब के जो बेटे हैं उनको यहाँ पर उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं संप्रति का जो वोट बैंक है उसको लेने की यहाँ बसपा कोशिश करेगी। हालांकि जिस तरह से समीकरणों के बिगाड़ने बनने की बात करें तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के ही समीकरणों को बिगाड़ती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक होगा जो अगर बसपा के झोली में जाएगा। वहीं अगर इस तरह की कोई भी गणित सही साबित होती है तो इसको भाजपा के जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह भडाना, उनको कहीं ना कहीं मजबूती इस पूरी समीकरण से जरूर मिलेगी। तो इसलिए कहने सकते हैं कि सीधा जो मुकाबला है मंगलौर सीट जो है वो आज तक बीजेपी कभी जीती नहीं है। यही वजह कि बीजेपी ने अब की बार काफी मेहनत भी वहां करी। हालांकि मेहनत कितना रंग लाती है उस पर सभी की निगाहें। विकास, आऊंगी आपके पास, एक बार दीपक का भी रुख कर लेते हैं। दीपक, क्योंकि बद्रीनाथ सीट की बात करें 10 जुलाई को, दोनों ही, खैर उत्तराखंड की दोनों ही सीटों पर 10 जुलाई को चुनाव है, वोटिंग है। ऐसे में आज शाम प्रचार प्रसार का शोर जो है थम जाएगा। कैसी हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 3 दिन से चमोली के दौरे पर हैं, जमकर उन्होंने जनसभाएं भी की, बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के समर्थन में जनता से वोट की भी अपील की। तो कैसा माहौल, कैसी हलचल? इस प्रकार से बिल्कुल, यानी उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज। 2 सीटों पर उपचुनाव का रण, हालांकि किसके पाले में ये सीटें जाती हैं उस पर सभी की निगाहें। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।